अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो इस वक्त बहुत ब्लीक हो चुका है, बहुत ही उसमें मायूसी नज़र आ रही है। और उसका जो एक मंज़र है वो तो आपने देख लिया कि बिजली के बिलों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में हड़तालें हो रही हैं, लोग खुदकुशियाँ खुदा न खास्ता कर रहे हैं। फिर लोग जो हैं वो बता रहे हैं आपको कि हमसे ये बिल नहीं अदा किए जा पा रहे, क्योंकि लोगों की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की 40,000 तनख्वाह है, तो उसमें से अगर 25,000 को उसका बिल आ जाएगा, तो वो क्या खाएगा और क्या पिएगा और क्या बच्चों की एजुकेशन करवाएगा। तो ये एक ऐसा भयानक सिनेरियो क्रिएट हो चुका हुआ है। उसका ज़रा तजिया करेंगे कि ये इसका क्या हल हो सकता है। ये जो बिजली के हमारे मामलात हैं, फिर हमारे गैस के मामलात हैं, फिर हमारी अभी जो हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो 2 मीटिंग्स कर चुके हैं, कराची के बिज़नेसमैन के साथ भी और लाहौर में भी उनकी मुलाकात हुई है मुख्तलिफ लोगों से, जो कि बिज़नेस के साथ रिलेटेड है। उनमें मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो भी शामिल थे, लाहौर चैम्बर के सदर भी शामिल थे, बाकी लोग भी शामिल थे। तो वो एक बहुत बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में रेल पेल हो जाएगी और $100 बिलियन तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाली है और बहुत जल्द मामला जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। और सारे का सारा कंट्रोल जो है वो SIFC जो है, स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो इसको लीड करेगी और ज़ाहिर है कि वो फौज के पास होगी। तो ये सारे जो मामलात हैं इनको कैसे आगे लेके जाया जाएगा और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन, इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं, इससे आप खुद भी फील कर रहे हैं वो जो पिंच जो जिसको कहते हैं कि बिजली के बिल जो है वो आप मतलब आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको कोई फील हो रही है जी वो पिंच? बिल्कुल जी, असल में ये हमारे यहाँ जो पिछले कुछ 30-40 सालों से जो एक सिस्टम चल रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम चल रहा है, हाँ, फैसिलिटेशन नहीं है। यानी जो स्टेट अपरेटस है वो एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी के चक्कर में होता है टू मेक मनी, टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। और ये पीछे 30-40 सालों से ये चल रहा है सिलसिला, ये कोई नया नहीं है। हालांकि और होना होना फैसिलिटेशन चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, असल तो फैसिलिटेशन है और पहले थी। शुरू में पाकिस्तान जब बना तो अफसर फैसिलिटेट करते थे, हेल्प करते थे, लोगों को सेटल करना था, कागज नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लोग सब कुछ छोड़ के आए थे, दफ्तरों में लोग जाते थे, उनको हेल्प किया जाता था, उनकी मदद की जाती थी। पूरा शनाख्ती कार्ड का सिस्टम जो है वो फैसिलिटेशन पे बना, देखा ना, पासपोर्ट लोगों के बने, वो सब फैसिलिटेशन प्रोसेस था। अब जो है ये एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस है कि आप, और ये जब से शुरू हुआ जब से बिजनेसमैन आए हैं सियासत में, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करता पैसे कमाने की, ठीक, उसको जब अपॉर्चुनिटी नजर आती है पैसे कमाने की तो वो फिर एक्सप्लॉइट करता है, ठीक। और रेगुलेटरी मैकेनिज्म जब कमजोर हो और अगर वो खुद हुक्मरान हो तो उनको एक फ्री फॉर ऑल खुला मिल जाता है वो सारा सिस्टम जो है। तो जाहिर बात है ये पिंच, और ये तो जी मैं तो क्योंकि बड़े अरसे से ये फील कर रहा था, अब से नहीं काफी अरसे से, कि गर्मियों में यानी मई से लेके सितंबर तक मेरा कभी बिल मीटर के रीडिंग के मुताबिक नहीं आता था। ये एक स्टैंडर्ड था, क्योंकि बिजली चोरी होती थी, वो किसी और को कॉम्पनसेट करते थे, क्योंकि मैं बिल के उसके बिल मीटर के मुताबिक बिल देता था तो वो मुझे ठोक देते थे। तो एक दफा क्या हुआ कि वो जो उन्होंने मुझे रीडिंग दी बिल के ऊपर, मेरा मीटर अभी तक वहां पहुंचा नहीं था, अच्छा, यानी मेरे मीटर से भी आगे दे दी उन्होंने। तो अंदाजा। मैंने एप्लीकेशन दी, एसडीओ के दफ्तर में गया, मैंने कहा ये जो लाइनमैन है मुझे उसका एड्रेस शनाख्ती कार्ड दें, मैंने उसके खिलाफ बिजली चोरी करने की कंप्लेंट लिखानी है, क्योंकि बिलों में नीचे लिखा होता है जी बिजली चोरी की कंप्लेंट जो है वो इस जगह दें। मैंने जो कंप्लेंट लिखा दी, वो एसडीओ हैरान हो गया कि जी लाइनमैन के खिलाफ। मैंने कहा यार ये मेरा मीटर है, ये अभी रीडिंग ये है और बिल पे रीडिंग एडवांस, तो दैट मींस समबडी इज स्टीलिंग माय इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स योर लाइनमैन। तो मुझे उसका मुझे नाम, नंबर, एड्रेस चाहिए, मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। फिर चंद महीने के लिए मेरा बिल ठीक हो गया, यानी मीटर के मुताबिक बिल आना शुरू हो गया। जो सारा आपका ये जो पूरा निजाम है, बिल्कुल टोटल एक्सप्लॉयटेशन है। और ये अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली इस सारे सिस्टम को वॉच किया है,
पहले जो सारा बिजली का निजाम था ये डिसेंट्रलाइज था, यानी हर शहर अपनी बिजली खुद बनाता था, खुद डिस्ट्रीब्यूट करता था, पैसे इकट्ठे करता था। लाहौर में एक भारत बिल्डिंग होती थी मेयो हॉस्पिटल के गेट के बाहर, वहां उसका हेड ऑफिस होता था। वो कोई हिंदू साहब थे जो बिजली बनाते थे लाहौर के लिए। फिर इस तरह रेपको थी, रावलपिंडी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, मैपको में मुल्तान, कराची में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये सारे बिजली बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये कोई चक्कर ही नहीं था चोरी का, लाइन लॉस का, इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड। फिर वापडा बना, ये सितंबर 1958 में। जब वापडा बना तो उस वक्त उन्होंने कहा जी सेंट्रलाइज होगा और अब हम हाइडल पावर जनरेशन की तरफ जाएंगे, थर्मल नहीं करेंगे, क्योंकि ये और उसके लिए डैम्स बनेंगे, इसलिए वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पानी से रिलेटेड पावर होगी। और जाहिर बात है जब आपने डैम जो है वो तो दरियाओं पे शहरों से दूर थे, पर हमें ट्रांसमिशन लाइन भी ले करनी थी, तो वापडा एक वन ऑपरेशन था जो डैम भी बनाता था, बिजली भी हैंडल बनाता था और डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, ट्रांसमिट भी करता था। ये सिस्टम चलता रहा। तो ये फिर 90s में आके इन्होंने कहा जी इसको, वापडा बहुत बड़ा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, इसको अनबंडल करें इसको। और वापडा को उन्होंने कहा कि जी अब आप सिर्फ हाइडल पावर आप जनरेट करेंगे। अच्छा, जब हाइडल पावर आप जनरेट करते हैं तो वो पानी से बिजली बनती है, एक वसाइल है, उसमें आप फ्री बिजली किसी को दे भी दें तो किसी को हर्ट नहीं होता। जाहिर बात है पानी से बिजली बन रही है। उस जमाने में लोगों को मुफ्त बिजली भी मिलती थी, 1 रुपए 2 रुपए का यूनिट पड़ता था, तो वो लोगों को फ्री बिजली भी मिल जाती थी वापडा के एम्प्लॉइज को, और एक सिस्टम चल रहा था। अच्छा, फिर जब उन्होंने अनबंडल किया वापडा को, तो अनबंडल करने का मकसद ये था कि वापडा सिर्फ हाइडल और डैम्स बनाएगा और ट्रांसमिशन कंपनी का अलग बनेगी, और पेपको एक कंपनी बनी, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूशन और थर्मल पावर जनरेशन जो है उस पर फोकस करेगी। अब वो अनबंडलिंग उन्होंने शुरू कर दी, मगर अनबंडलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। वापडा ने डैम नहीं बनाए, पेपको ने थर्मल पावर जनरेशन नहीं की, डिस्को प्राइवेटाइज नहीं हुए, एनटीडीसी जो है उसने भी बस थोड़ा बहुत काम किया, उसका भी कोई खास काम नहीं हुआ। तो मेरा मतलब है कि आपने अब आउट ऑफ द बॉक्स निकले और आप गुम हो गए। तो मैंने आर्टिकल में जो लिखा है वो यही है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए पहले यू शुड नो व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, और उसको पहले कंट्रोल करें और फिर आप ग्रेजुअली आउटसाइड द बॉक्स मूव करते हैं। लेकिन हमने देखा है ना डॉक्टर साहब के जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स की बात की है वो तो ठीक है, लेकिन इससे साबित ये हुआ ना कि जो पुराना तरीका था, जो पुराना सिस्टम था, जो ये चला रहे थे, वो नहीं चल रहा। और अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो उसमें लोगों को बीच में शामिल करना चाहिए, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पूछा जाए। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल। अगर आपने डेमोक्रेसी की तरह नहीं चलना, और जिसमें आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि आपने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर, बल्कि चेयर टेकर जिस तरह के, आज साद हसन साहब ने उनका नया नाम रखा है चेयर टेकर्स। तो ये मुझे बताएं कि अगर वो जो चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उनसे आपने जब पूछा कि जनाब आपने लोगों से बात क्यों नहीं की, आप लोगों की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं चाहते, तो वो मतलब ही वाज सरप्राइज्ड, और उन्होंने कहा जी कि जब लोगों को शामिल करेंगे तो इस तरह मामला नहीं चलेंगे। तो ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है और किस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम है? ये टिपिकल जो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी यही थिंकिंग होती है। देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट क्रिएटेड पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी एग्जैक्टली यही थिंकिंग होती है, बिकॉज वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, उनका जो पावर बेस होती है वो अवाम नहीं होती। ये टिपिकल, और ये साहब भी, मैं डोंट वांट टू नेम हिम, ये साहब भी, ये टिपिकल इनकी यही थिंकिंग होती है। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो समझने वाली है, जब आप दुनिया के महंगे तरीन फ्यूल से बिजली बना रहे हैं तो फ्री बिजली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर द फ्यूल। देखो ना, चलो पानी एक फ्री आपको अल्लाह ताला की तरफ से दरिया में मिल रहा था, अब आप दुनिया के महंगे तरीन फ्यूल से बिजली बना रहे हैं। इंपोर्टेड तेल है, इंपोर्टेड गैस है, इंपोर्टेड कोला है, तो आप फ्री किसी को दे ही नहीं सकते। तो ये तो फौरन यू हैव टू मूव आउटसाइड द बॉक्स, और ये तो कल अनाउंस कर देना चाहिए कि नो फ्री बिजली ना, बिकॉज एवरी यूनिट जो बन रहा है उसकी आप उसके ईंधन जो है उसके आप पैसे दे रहे हैं, आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो बिजली बन रही है। मुफ्त बरी का सवाल ही नहीं। वो अमेरिका में कहते हैं देयर इज नो ग्रेवी ट्रेन, मुफ्त बरी है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। ये कह रहे जी इतना लेते हैं, फलाना लेते हैं, कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। ओ भाई, मुफ्त बिजली पानी तक तो ठीक थी, 1 या 2 रुपए यूनिट जो आपको पड़ती थी। अब आप बात कर रहे हैं 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए,
तो ये फ्री का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खत्म। कॉन्सेप्ट ही ये नहीं, फौरन हाँ। अनाउंस कर देना चाहिए कि नो फ्री बिजली, देखो ना, टोटली दिस शुड बी टोटली आउट। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कि इशू क्या है भाई। आपको नजर आ रहा है कि आप अरबों रुपए खर्च रहे हैं फ्यूल इंपोर्ट पे, और फिर आप मुफ्त बिजली चंद लोगों को ही दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो कोई आपके कोई वो दामाद है क्या? तो मतलब मसला तो डॉक्टर साहब, इसमें अभी आपने जिक्र किया कि जब अनबंडल किया गया तो वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, और वापडा का जो काम था, जो कि डैम बनाना था, वो भी नहीं हुआ। तो फिर इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, आपको पता ही है वापडा के पूरा एक जिन है जो जो हमने पाला हुआ है, जब वो जी अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, फिर करप्शन भी उनके अंदर जबरदस्त किस्म की है। मेरे पास एक स्टोरी बल्कि पिछले दिनों में आई कि जो उनके अंदर जो मुख्तलिफ अपॉइंटीज हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार एक एक डिपार्टमेंट जो कि कुछ भी नहीं कर रहा, और सिर्फ पैसे खाए जा रहे हैं पाकिस्तान के और अवाम के, और ये हमारे जो इतने बड़े बड़े हाथी हैं, ये हमने क्यों पाले हैं? फिर इनको हमें हमें मतलब इनका बंदोबस्त करना चाहिए ना। देखिए जी, वापडा के साथ तो ज्यादती हुई, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था उसकी जब अनबंडलिंग हो रही थी। वापडा के साथ ज्यादती ये हुई कि ओवर द इयर्स वापडा ने एक एक्सपर्टीज डेवलप की थी, ये फैक्ट है। उनका एक विंग था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, जो जो देखता था कि जी डिमांड और सप्लाई जो है बिजली की, वो किस रेट से बढ़ रही है। और उसमें कोई 40-50 लोग बकायदा काम करते थे, जो प्रोफेशनल थे, जो ट्रेन थे, जो मॉडलिंग करते थे, वो देखते थे। वो एक जर्नैल साहब को वहां लाया गया, हेड वापडा के, आई डोंट वांट टू नेम हिम। उनको जब लाया गया तो उन्होंने कहा जी ये क्या करते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले? वो आपका बंद बिजली करें। बनाती है, बिजली बेचती है, वो हम बिल इकट्ठे करते हैं, ये खामखा 50-60 लोग बिठाए हुए, जो एक एक्सपर्टीज ओवर द इयर्स 40 साल की जो डेवलप हुई थी, वो उन्होंने उसको अनबंडलिंग उसको भी फारिग कर दिया। तो टेक्निकली इस वक्त एनर्जी मिनिस्ट्री बनने से पहले कोई मॉडलिंग नहीं कर रहा था कि आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो किस तरह चल रही है, उसको बैलेंस आपने किस तरह करना। एक तो ये हुआ। फिर ये हुआ कि क्योंकि जब आपकी शॉर्टेज हुई बिजली की, और ये 94 में जब उन्होंने वो साइन किया आईपीपीस के साथ, उस वक्त वी वर इन अ क्राइसिस मोड से, बिजली की शॉर्टेज थी बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट जो हुई थी। तो उन्होंने बहुत लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिसमें किक बैक्स भी लिए गए और लोग इन्वॉल्व थे, और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए एज इफ देयर इज नो टुमारो, यू नो। और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, अनअफोर्डेबल बिजली जो है वो उन्होंने बनानी शुरू कर दी। अच्छा, फिर आपने देखे, जब आप प्राइवेट सेक्टर को बिजली देते हो, तो वो जब आपको बिजली देता है, और मैंने उस वक्त भी आर्टिकल लिखे थे इस पे, वो आपको मीटर पे दिखा देता है कि ये हमने इतने यूनिट आपको दिए, हमें आपने इतनी पेमेंट करनी है। अब उतने यूनिट लेके आप चले हैं, अब आप उसको उसको कम करते जा रहे हैं, ट्रांसमिशन में कम करते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कम करते जा रहे हैं, चोरी में, और फिर जब आप बेच रहे हैं, और बेचने में और रिसीव करने में देयर इज अ बिग गैप, वो कौन पूरा करेगा? देखा ना, आपको अकाउंटेड फॉर है। वो पानी वाला मामला तो नहीं है ना, कि बाबर का अभी भी माइंडसेट वही है, जिस तरह मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, कि वो जो मंगला की जो लेक है, मंगला लेक से आजाद कश्मीर के तक जो था, 8 फुट का एक पाइप है जो पानी लेके आजाद कश्मीर में जाता है उनके हिस्से का। तो एक एंटरप्रेन्योर था मीरपुर के, बड़े, आपको पता एंटरप्रेन्योर बड़े यूके वगैरह में भी है, तो उन्होंने 1 मेगावाट का प्लांट लगाया, प्लांट लगा दिया। वो वापडा के पास गए जी, उसने कहा जी हमारे पानी से बिजली बना रहे हैं, हम क्यों आपसे बिजली खरीदे, हम क्यों आपको पैसे दे? देखो ना, ये माइंडसेट है। माइंडसेट है ना। अभी तक हमारा ये माइंडसेट है कि जी ये मुफ्त है, ये फ्री है। सी, हालांकि ये फ्री नहीं है। अब तो आपके जो थर्मल पावर जो हाइडल पावर जनरेशन है, वो 10-15% रह गई है। बाकी तो आपके सब थर्मल है, फ्यूल आप बर्न कर, वो भी हमारा जो एनर्जी मिक्स है, ये भी तो एक इंतहाई अनरीजनेबल है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेनजीर ने अपने जमाने में उन्होंने ट्राई किया था, केटी बंदर में उन्होंने बल्कि साइन भी कर दिया था कि कोल पावर जनरेशन के प्लांट, वो साहब थे कोई चाइनीज उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाता उस वक्त, केटी बंदर वो समुद्र के ऊपर था और वो जरा दूर भी था शहर से, तो वो हम उस वक्त कोल पावर जनरेशन में जा सकते थे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो मेरा जो है बड़ा इसमें बड़ी क्लैरिटी है, जो मेरा हिसाब है कि 10 का फिगर हमें याद रखना चाहिए कि बिजली का यूनिट 10 रुपए से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर 1। और उसके लिए जरूरी है कि हाइडल, कोल एंड सोलर, इसके अलावा नहीं हो सकता। उसमें थर का जो प्रोजेक्ट है, ये बड़ा मैटर करता है ना इसमें। तो बिल्कुल, ये और थर में हमें 8 और 10 के दरमियान पड़ रहा है इस वक्त यूनिट।
और जितना उसमें कोला और मतलब निकालेंगे, ह्यूज रिजर्व्स हैं उसमें, 175 बिलियन टन आप कह रहे हैं ना कि और उसमें। जितना कोला और निकालेंगे उतना उसके कॉस्ट और नीचे आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन होता है। अच्छा, फिर ये है कि आपका जो गैस है, क्योंकि हम थर कोले से गैस भी बना सकते हैं, गैस में भी हमें 10 का यूनिट रखना चाहिए। 10 $10 पर MMBTU से ज्यादा हम गैस नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक। देखा ना, अफोर्डेबिलिटी होती है जब आप स्टडी करते हैं कि जो आपका कस्टमर कौन है, कस्टमर क्या अफोर्ड कर सकता है, कस्टमर की पॉकेट क्या चीज अलाउ करती है, उस हिसाब से आप चलते हैं। अब आपने कस्टमर बेचारा जो है वो 10 रुपए से ऊपर नहीं आ सकता, आपने उसको 40-50 रुपए की बिजली ठोक दी, तो दैट मींस यू हैव क्रिएटेड डिजास्टर, समबडी हैज क्रिएटेड डिजास्टर। तो ये नहीं हो सकता, इस तरह तो नहीं। आप बेसिकली ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये जो एनर्जी मिक्स है, इसमें हमें इस तरह करना चाहिए कि जो फ्यूल से हम बना रहे हैं इसको छोड़ के हमें मूव करना चाहिए थर की तरफ। और थर जो है वो, इसमें इतनी कैपेसिटी है 175 बिलियन टन का अगर है, तो वो हमारे इस तरह के जो मामला है उनको हैंडल कर सकता है। जी जी, मैं उसमें थोड़ा एनवायरमेंटल स्टैंड पॉइंट से भी आई लाइक टू पॉइंट आउट, क्योंकि जी, देखो एनवायरमेंट भी एक इशू है। बहुत तो बड़ा मैंने इशू है, बहुत बड़ा इशू। हाँ, मैंने कन्विंस किया था प्रेसिडेंट साहब को भी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी, कि हम 20,000 मेगावाट तक जाएं बाय बर्निंग कोल, वो भी ठीक। थर में, उससे ऊपर ना जाए। उसके बाकी बाद फिर हाइड्रो हम, ले लें, बाकी हाइड्रो नहीं ले लें। हाइड्रोजन नहीं, नहीं, उसके बाद हम 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजीज लगाएं और हाँ, कोल को हम क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करें, यानी वी विल नॉट बर्न कोल बियॉन्ड ठीक 20,000 मेगावाट। फिर हम ठीक। उसको IGCC होता है जिसमें आप गैसिफाई करते हैं और फिर बिजली भी बनाते हैं, उस गैस से आप फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, केमिकल्स भी बनाते हैं, गैस भी बनाते हैं, नेचुरल गैस भी बनाते हैं। तो हम कोल से चलें, हमारा क्योंकि है, हमारे पास तो कोल ही है अगले हाँ, 10 साल तक, तो जब तक और डिस्कवरीज नहीं होती, तो हम कोल से चलें, मगर 20,000 मेगावाट हम उसको बर्न करके जलाएं, बिजली ज्यादा ना बनाए, बाकी बाकी हम 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजीज अप्लाई करें, ताकि एनवायरनमेंट को भी हम डैमेज ना करें और हमारा काम भी हो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो जो हमारे किक बैक ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फेज आउट किया जाए, उनको जी छोड़ा जाए, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। और जी थर का जो कोयला है उसमें कम से कम 20,000 मेगावाट की आप कह रहे हैं कैपेसिटी है। और वही कैपेसिटी से तो खैर ज्यादा भी है, लेकिन 20,000 तक हमें जाना चाहिए। और ये जो मच नीडेड रिलीफ है ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इज दैट व्हाट यू बिल्कुल। सेइंग? इसके अलावा कुछ, और दूसरा ये है कि हाइडल पावर पे फोकस होना चाहिए। और पिछली गवर्नमेंट ने 2 डैम्स, जो बड़े दासू डैम और भाषा डैम, उन्होंने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा हमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी करने चाहिए। बुंजी ठीक, वगैरह भी तो है ना, बुंजी का भी है एक प्रोजेक्ट। हाँ, मुंजी भी है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो है वो ज्यादा फीजिबल है, जहां आपको डैम बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखो ना, हमारे पास रन ऑफ द रिवर वो साइट्स भी अवेलेबल है, जब आप पानी को रोकते नहीं, क्योंकि डैम जो बनते हैं उसका ड्यूल पर्पस होता है, एग्रीकल्चर भी होता है और पावर भी होता है, पावर साइक्लिक होता है। मगर जो तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, और जो रन आपके जो रिवर जो है वो थ्रू आउट चलते हैं, तो आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उससे आप पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये जी मैं बिल्कुल, और ये मेरी, ये इसमें मैंने बड़ा बड़ा टाइम लगाया, बड़ा कोशिश की है और बड़ी फाइट की है इसके लिए, और इंशाल्लाह ये अगले 10-20 साल तक तो थर विल कवर आवर एनर्जी नीड्स। और बिल्कुल, इसमें एनवायरमेंटल हैजर्ड्स नहीं है, ठीक है ना? अगर आप उसको 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजीज अप्लाई करेंगे तो नहीं है। देखे ना, ठीक। हमारे यहाँ नेगेटिविटी बड़ी है सिस्टम में। बहुत। ठीक, और मैं जब भी जाता हूँ, जिस भी फोरम पे जाता हूँ, वो नेगेटिविटी से शुरू होता है। पहले वो कहते हैं जी थर्म के उसमें कोयले में सल्फर बहुत है, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी, सल्फर 1% है। फिर कहते हैं जी मॉइस्चर बड़ा है, मैं कहता हूँ हाँ जी मॉइस्चर है, आप हवा में रखें 48 घंटे, वो मॉइस्चर भी कम हो जाता है। फिर कहते हैं जी हीटिंग वैल्यू इसकी ठीक नहीं, मैं कहती मॉइस्चर कम होगा, हीटिंग वैल्यू भी ठीक हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो ये किक बैक लॉबीज हैं, जिनका वो नेशनल, बड़े में। हाँ, वो बहुत है। तो ये है कि हाँ, बिल्कुल इसमें और क्लैरिटी है। वो माफिया की सूरत में उनका इंग्रेस जो है वो पूरे सिस्टम में बहुत बड़े लेवल पे है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और वो किसी न किसी तरीके से दे ऑलवेज रिमेन टाइड टू द पावर। सी, हाँ, वो पावर जो कॉरिडोर्स हैं उसमें किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। ठीक। ठीक, अच्छा, आखिर में जरा थोड़ा सा जरा डिस्कस कर लेते हैं ये जो इशू चल रहा है इस वक्त। ये जो स्पेशल इनिशिएटिव जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत आर्मी चीफ साहब ने 2 मुलाकातें की हैं, कराची के बिजनेसमैन के साथ भी और लाहौर के बिजनेसमैन के साथ भी। और उनको उन्होंने एश्योरेंस दी है कि आप लोग तैयार हो जाएं, पाकिस्तान बदलने वाला है। और तकरीबन $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉमिस्ड है, वो आ रही है। और
उसके बाद पाकिस्तान में रेल पेल हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और ये जो इस वक्त हालात हैं ये बेहतर हो जाएंगे। तो लोगों में मैंने उनका जो रिएक्शन सुना है, लोग बड़े अपबीट थे और वो कह रहे थे जी कि ये अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये वायबल है इस तरह की ऑप्शन, और क्या ये इन द लॉन्ग रन ये सस्टेनेबल होगा इस तरह करना? बिफोर आई कमेंट ऑन दिस, मैं एक और कमेंट करना चाह रहा था जी। कि जो बिजली के बिलों में टैक्सेस इंक्लूड किए हुए हैं ये भी बहुत अनजस्टिफाइड है। ये तो एफबीआर का काम है ना बेसिकली। तो हाँ एग्जैक्टली, ये एफबीआर का काम है, ये बिजली वालों का काम नहीं है कि आपके लिए टैक्स इकट्ठा करें, टैक्स इकट्ठा करें। ये एफबीआर का काम है। और ऑल टैक्सेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टोटली। अच्छा, बिल्कुल टोटल। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, आप इसको रिमूव करिए, इनका काम नहीं है टैक्स इकट्ठा करना। वो अपने बिजली के पैसे इकट्ठे नहीं करते प्रॉपर्ली, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यानी अपने मीटर रीडर के मुताबिक बिल नहीं बनाते, ऊपर से आपने उनको टैक्स कलेक्शन भी डाल दी है। तो ये बिल्कुल गलत है, अनजस्टिफाइड है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है मामला। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स असेसीज अभी भी 1% से ज्यादा नहीं है। यानी इस वक्त भी आप 1% लोगों से, जब से पाकिस्तान बना है 1% से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स वो देते हैं जिनकी इनकम होती है। तो आपने बिजली के बिलों में हर बंदे को इनकम टैक्स उससे ले लिया आपने, तो ये भी गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एफबीआर का काम है, एफबीआर टैक्स कलेक्ट करे। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ये जो लोग टैक्स जो है, कई लोग आर विलिंग टू पे टैक्स मगर वो एफबीआर से डील नहीं करना चाहते। ये कई दफा चीज हुई कि एफबीआर में जो कोर्सिव मैकेनिज्म्स हैं, जो एफबीआर में बदमाशी है, जो इंस्पेक्टर तंग करते हैं, दे डोंट वांट टू डील विद इट। तो ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी आपका जो टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म है उसको आपने स्ट्रीमलाइन करना है और उसमें से बदमाशी कम करनी है। लोग जब ज़कात देते हैं तो आई एम श्योर लोग टैक्स भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर उनको ट्रैप ना किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको जलील ना किया जाए। सही, ये नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू ये फैसिलिटेशन काउंसिल, देखें इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट्स आए, मगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट जो है वो आपने किस तरह शेयर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ और ये वेस्ट में भी ये ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म है, दिस इज नॉट वर्क। सारी दुनिया में ये ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म फेल हो गया है। यूब खान के जमाने में भी ट्राई किया था जी ट्रिकल डाउन, देयर वाज नो ट्रिकल डाउन। वो 22 लोग सारी मुल्क की दौलत लेके एक तरफ हो गए थे। अभी भी नेचुरली ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इसमें हमारे एसेट्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें हमारे मिनरल इन्वॉल्व होंगे, इसमें हमारी जमीन, यानी एसेट्स को गिरवी रखा जाएगा, या गिरवी रखा जाएगा या कोलैटरल एसेट्स के थ्रू या इक्विटी एसेट्स जनरेट करेंगे। कोई आप 100 बिलियन को आपकी शक्ल देख के तो आपको नहीं देगा ना, उसकी देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ लुक्रेटिव रिटर्न ऑन दैट 100 बिलियन। उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि उसका बेनिफिट आम आदमी तक किस तरह पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनी हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अच्छा मॉडल है। और ये कि जी आप लोग ये यानी एक मेजॉरिटी ऑफ द शेयर शुड बी ऑफ द पब्लिक आल्सो इसकी, क्योंकि जो एसेट्स हैं, जो नेशन के एसेट्स हैं, उसमें पब्लिक का भी हिस्सा और हक है, तो उनको बेनिफिट उसका पहुंचना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। अगर वो बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तो फिर हम दोबारा उसी सर्कल में चले जाएंगे, वो चंद लोगों के हाथ में जो सारी दौलत है वो चली जाएगी। तो मैं इसकी फेवर में नहीं हूं कि देखें ना, अब हमारे पास एसेट्स रह गए हैं, अब हमें वो कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज हम अपना कर्जे का सूद भी वापस नहीं कर सकते। तो नाउ आवर एसेट्स आर एट स्टेक, और एसेट्स में हमारे मिनरल पोटेंशियल भी है, हमारा लैंड पोटेंशियल भी है, हमारा पानी का पोटेंशियल भी है, सी हमारे लोग भी हैं। अब हम जो है, जो हमारे एसेट्स हैं, अगर वो भी चले गए हमारे हाथ से तो एज ए नेशन नेवर, और फिर हमारे पास जो हमारी उम्मीद है खड़े होने की अपने पैरों पे, वो जो हमारी जो सर्वाइवल है और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वो खतरे में चली जाएगी। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है कि अभी से क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी इसकी हाउ विल द वेल्थ बी शेयर। अच्छा, और ये लॉन्ग टर्म है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है आज। और जाहिर है कि कैश फ्लो तो नहीं आएगा ना, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उसमें मशीनरी आ जाएगी, दूसरी चीजें आ जाएंगी, कैश फ्लो तो पाकिस्तान को कैश चाहिए। अच्छा, ये जरा मुझे बताइएगा कि क्या ये भी कोशिश हो सकती है इसी इनिशिएटिव के दौरान कि लोगों को इसके ऊपर लगा के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको बिल्कुल बैक बर्नर पर रख दिया जाए, ताकि लोग जो पॉलिटिकल जो एक प्रोसेस है उसको बिल्कुल पीछे रखते हुए, और खासतौर पे जिस तरह इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है, बाकी लोग वो भूल जाएं और जनाब इसके ऊपर लग जाएं कि जनाब हमारी जिंदगी में चलें, कुछ ना कुछ तो आसानी आ जाएगी। जी, ये कोशिश जरूर है,
ये कोशिश जरूर है, मगर क्योंकि शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है, और ये वो स्टेप लेना नहीं चाहते। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को फौरन फ्री पेट्रोल ही बंद कर देना चाहिए, और जो जितनी ट्रांसपोर्ट है, जो 1.25 लाख गाड़ियां हैं, 1.5 लाख गाड़ियां हैं गवर्नमेंट की, दे शुड गो इन अ पूल, ऑल फ्री पेट्रोल शुड बी स्टॉप्ड राइट अवे। बिल्कुल, ये स्ट्रोक ऑफ पेन से होना चाहिए। और जो गाड़ियां हैं वो एक पूल वो डिफाइन कर ले हर डिपार्टमेंट, और वो गाड़ी जो है अफसर को घर छोड़ के वो डिपार्टमेंट के अंदर खड़ी हो रात को, और जो एक्सेस गाड़ियां हैं वो उनकी डिप्रिसिएशन निकाल के उन अफसरों को वो बेच दी जाए या नीलाम कर दी जाए। तो एक्सपेंसेस पे भी फोकस बढ़ा। इस वक्त एक्सपेंसेस हम ड्रास्टिकली कट कर सकते हैं, बहुत ड्रास्टिक एक्सपेंसेस कट हो सकते हैं। आप देखें, सड़क पे खड़े हुए किसी मार्केट में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, ग्रीन प्लेट की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, रात को खड़ी हुई हैं, सुबह खड़ी हुई हैं, शाम को खड़ी हुई हैं, स्कूलों के बाहर तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मिसयूज है और ये जो एक्सपेंस है ऑफ अ स्टेट अपरेटस विच इज नॉन परफॉर्मिंग, नॉन फंक्शनिंग, ये भी फौरन कट होना चाहिए। एक्सपेंसेस का भी फौरन दे शुड बी कट ऑन एक्सपेंसेस इमीडिएट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साथ साथ और चीज जरा बताएंगे इसी सूरत से जो रिलेटेड है। कुछ इस तरह की आपको इतलात मिल रही है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके ऊपर कुछ लीनियंसी का कुछ चांस, या उनके बाहर आने का, उनकी जमानत मिलने का कुछ चांस आपको नजर आ रहा है इन द फोरसीएबल फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो है, मगर वो अभी तक चांस तो बिल्कुल है, मगर अभी तक वो जज जो हैं, सारे जज जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। कभी कहते हैं बीवी बीमार हो गई है, कभी कोई खुद बीमार हो जाता है। ये मतलब सारी बीमारियां इधर ही आ रही हैं। वो लोड जुडिशरी में ज्यादा है। बाकी जो आपकी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जरा हालात बेहतर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि, और इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल चीज है मैं समझता हूं वो इलेक्शन डेट है। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। सदर साहब देंगे या नहीं देंगे? इस पे टसल है, इलेक्शन डेट पे, और ये मेरा ख्याल है फिनिश लाइन तक जाएगी बात, और ये शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। सदर साहब से मुबैना तौर पर आर्मी चीफ की और डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि शायद उनको कहा गया कि आप डेट ना दें, तो जी, इसके बावजूद देंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएंगे, जितना मैं डॉक्टर आरिफ अलवी को जानता हूं, क्योंकि वो काफी वो किताब पे चलने वाले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो इधर उधर डाइग्रेस करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, दिस जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं ये भी नहीं करेंगे। तो इवेंचुअली अगर कोर्ट में भी जाती है बात और कोर्ट हैज टू डिसाइड, सो ये मेरा ख्याल है ये 16 से पहले इलेक्शन डेट पे जो है ये एक मेजर डिसीजन जो है, या शोडाउन, व्हाटएवर इट इज, ये शोडाउन भी हो सकता है, और डिसीजन जो है हाँ ये डिटरमिन करेगा कि वे फॉरवर्ड क्या है इस वक्त तक का। और इमरान खान साहब की भी जो रिलीज और ये सारा कुछ है ये इसी से टाइड है। तो अगर तो ये डेट हो गई फाइनल और ये डेट 90 दिन के अंदर अंदर हुई, तो शायद इमरान खान साहब को वो कोशिश करेंगे कि रिलीज ना करें और उनको जेल में रखें, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें, और नवाज शरीफ को आने दें और नवाज शरीफ कैंपेन करें और इमरान खान कैंपेन ना करें। तो क्या फिर आप ये नहीं समझ रहे कि पीटीआई या इमरान खान साहब के साथ रिप्रोचमा का कोई चांस नहीं है? नहीं जी, वो जो उनसे देखें, ये एक और बड़ी बड़ी अजीबो गरीब चीज है। ये कल मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान हैज कम टू अ पॉइंट कि वहां वो कहते हैं ना, या मैं नहीं या वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा ना, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी के खिलाफ नहीं है, वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं जी, बातचीत के लिए भी तैयार हैं वो, बिल्कुल वो नहीं, मगर वो जो चाहते वो ये हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है आर्म फोर्सेस का, जो बैरिक्स में जाना है वो जरूरी है। देखो ना, और पाकिस्तान के लिए आगे जाना के लिए ये जरूरी है दैट आर्मी हैज टू बी इन द बैरिक्स, जिस तरह होता है सारी दुनिया में। तो इस पे वो इमरान खान इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि बैरिक्स में जाना जरूरी है, मगर he wants a strong armed forces। सारा पाकिस्तान को जरूरत है। वो तो खैर वो कह चुके हैं। डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन जी, ये जो चेयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये आ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, न्यूयॉर्क जनरल असेंबली, आपको पता है सितंबर में उनका इजलास होता है। तो ये इनका क्या काम है यहाँ पे आने का? मतलब इन्होंने आके क्या बताना है? पाकिस्तान का क्या केस प्रोड्यूस करना है इन्होंने आके, जो कि वहाँ पे जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो नहीं कर सकते या कोई और नहीं कर सकता?
तो ये लाखों डॉलर्स पाकिस्तान के इन्होंने जाया करने हैं और आके इन्होंने कुछ भी नहीं इनको मिलना, और आके बल्कि उल्टा जग हंसाई होनी है पाकिस्तान के मुतालिक। मुख्तलिफ सवाल जो लोग इनसे पूछेंगे तो ये कैसे डिफेंड करेंगे? इनको आना चाहिए इधर नॉर्थ अमेरिका में, न्यूयॉर्क। बेसिकली तो कोई तुक नहीं बनता। पॉइंट ये है कि हु आर दे, यू नो, ये तो एक हैंड पिक्ड एक केयर टेकर्स हैं, और उनका जो प्राइमरी रोल है कि वो इलेक्शन कराएं 90 दिन में और घर जाएं। टेक्निकली तो ये इनका रोल है, मगर इस वक्त उनको एज अ सेवियर और एज ए रिफॉर्मर वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जी ये जिस तरह पंजाब में बैठे हुए इतने महीनों से, या केपीके में बैठे हुए हैं, अब ये भी आ गए हैं, वो ये शो किया जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाने की ये रिफॉर्मर्स हैं, सियासतदानों ने बड़ा गंद डाला हुआ है, तो ये जो हैं ये डेमोक्रेसी की तरफ भी जा रहे हैं, डेमोक्रेसी भी डिलीवर करेंगे, और सिविलियंस भी हैं, और ये क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं, और ये पाकिस्तान को रिफॉर्म करेंगे, और रिफॉर्म करने का पोटेंशियल है। तो बेसिकली ये पब्लिसिटी कैंपेन है फॉर टू जस्टिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ द केयर टेकर्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और इसकी कोई बेसिस नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये बेसिकली इट्स अ मीडिया कैंपेन, ये जाहिर करने के लिए कि जी ये बड़े अच्छे लोग हमने चुने हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्रीम ऑफ द नेशन है, और ये डिलीवर करेंगे और ये पहुंचाएंगे, और साथ साथ वो जो सियासतदान है उनको वो बदनाम भी करते जा रहे हैं से कि जी वो सियासतदान ने काम खराब किया, ये ठीक करेंगे, मगर इमरान खान के खिलाफ जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो एक शख्स जो है वो बीच रास्ते में हायल है इस सारे प्रोग्राम के अंदर। तो इंशाल्लाह तो फोकस यही है कि इलेक्शन की डेट, दैट इज द फोकस, और ये 16 सितंबर से पहले इस पे कोई फैसला जो है, ये शो डाउन, ये फैसला जो है ये होना जरूरी है। और बाकी ये है कि पाकिस्तान में रेजिलियंस बड़ी है, लोग बड़े पोटेंशियल भी है, वी कैन बाउंस बैक। सिर्फ ये कि अगर एक दफा कॉन्फिडेंस और फैसिलिटेशन की जो फिजा पैदा हो जाए तो पाकिस्तानीज कैन बाउंस बैक। उसमें जो बेसिक शर्त है कि हमारी नीयत भी साफ हो ना, हमारी नीयत भी हो कि हमने कुछ करना है। नहीं, उन लोगों की जो मैटर करते हैं उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि उनकी नीयत सही हो तो फिर होगा ना सब कुछ। और नेशन बिल्डिंग और फैसिलिटेशन पे फोकस होना चाहिए, और ये एक्सप्लॉयटेशन शुड एंड, वी शुड फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का, और इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी काइंड, थैंक यू।